हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज हमारा टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले जब हम इस एक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि यह जो अधिनियम है वो कौन सी तारीख को इन्फोर्सेबल हुआ है। तो हम आपको बता दें, आप नोट करते चलिए। यह जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो 1 मार्च 1882 से इन्फोर्सेबल माना गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो ही रही है तो पहले हमें जनरल स्पीकिंग इसका मीनिंग पता होना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ये निगोशिएबल वर्ड है इसका मतलब क्या है और जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो ये निगोशिएबल है इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के रूप में माना जाता है। एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पर कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितनी बार ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितनी बार भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बशर्ते कि बिफोर ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी की डेट से पहले कितनी बार भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफरेबल निगोशिएट किया जा सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसे परिभाषित कहाँ करा गया है। तो बहुत सिंपल आंसर है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 13 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करा गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया जाता है, वहाँ पर प्रोमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को और चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूडेड किया जाता है। आपको याद रखना होगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है। सेक्शन 13 में डिफाइन करा गया है जिसमें क्लियर कह दिया गया है कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इंक्लूडेड किया गया है। वहीं पर आपको हम बता दें कि प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करा गया है, एक्सप्लेन करा गया है सेक्शन 4 में, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करा गया है सेक्शन 5 में और चेक को डिफाइन करा गया है सेक्शन 6 में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर MCQ के पॉइंट्स पर बनते हैं और हमें इनको याद रखना भी बेहद ज़रूरी है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ परिभाषित है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो परिभाषा दे रखी गई है, देखिए जनरल स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर एक्ट में होता यह है कि उनकी परिभाषा जो होती है वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह वो सेक्शन 2 से रिलेट करती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो परिभाषा है वो सेक्शन 13 में बताई गई है। वहीं पर आपको ये भी याद रखना है कि प्रोमिसरी नोट कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पर डिफाइन है और चेक कहाँ पर डिफाइन करा गया है। हम इनके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे पहला फीचर आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफरेबल। मैंने आपको अभी भी बताया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितनी बार भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कितनी बार भी उसे फर्दर निगोशिएट किया जा सकता है, बशर्ते कि ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही ऐसा किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि किन तरीक़ों से किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किन तरीक़ों से। तो उसके 2 तरीके बताए गए हैं, नंबर 1 इंडोर्समेंट और नंबर 2 बाय डिलीवरी। अगर मैं बात करूं बाय डिलीवरी मतलब क्या है इसका, तो इसको जानने के लिए जैसा कि आपको पता है, कोई अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट अब क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होता है उसे हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है चेक के लिए। आप उसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसे कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, बाय डिलीवर करके। वहीं पर अगर हम बात करें बाय इंडोर्समेंट कैसे डिलीवर होगा, बाय इंडोर्समेंट कैसे निगोशिएट होगा, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर नाम मेंशन होता है, बाय इंडोर्समेंट उसको निगोशिएट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए भाई, ये तो बात रही इसके फर्स्ट एसेंशियल की, ट्रांसफरेबिलिटी की। दूसरी बात आती है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। किस पार्टी के पास राइट होता है सूट दाखिल करने का, होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में राइट होता है सूट फाइल करने का। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, होल्डर कौन होता है,
तो इस अधिनियम के सेक्शन 8 में होल्डर को डिफाइन करा गया है। होल्डर वो व्यक्ति होता है जो उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अपना पोजीशन रखता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? सेक्शन 9 में बताया गया है इसके बारे में। कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? ऐसा व्यक्ति होता है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में, विद कंसिडरेशन, विदाउट नोटिस और बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी रिसीव करता है, उसे हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ज़्यादा प्रिविलेज पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक एक करके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट कहाँ डिफाइन करा गया है? मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सेक्शन 4 में डिफाइन करा गया है। प्रोमिसरी नोट बताएं, इससे पहले इसका एक एग्जाम्पल रीड करिए। आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर 500 रुपीज़। भाई प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट में प्रोमिस करा गया है। इसमें प्रोमिस करने वाला जो व्यक्ति है, मेकर, जो उस प्रोमिसरी नोट को बना रहा है, वो ये प्रोमिस करता है कि वो पेई को या उसके आदेशानुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार उसे वो पेमेंट करेगा। पेमेंट कितना करेगा? सर्टेन अमाउंट। कौन पार्टीज होंगी? पेई और मेकर होगा। हमेशा से रिटन फॉर्मेट में होगा, सिग्नेचर मेकर द्वारा किए जाएंगे। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट इज डेट कि ये प्रोमिसरी नोट हमेशा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा। स्टाम्प ड्यूटी इसके साथ में होगी। प्रोमिसरी नोट जनरल स्पीकिंग बाय ऑर्डर पेएबल होता है। प्रोमिसरी नोट में बैंक नोट और करेंसी नोट इंक्लूडेड नहीं किए जाते हैं। और प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 पार्टीज होती हैं, पेई जिसके फेवर में बनाया जा रहा है और मेकर जिसके द्वारा बनाया जा रहा है। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो ये बताइए, क्या ये वाला जो एग्जाम्पल आपके सामने रीड हो रहा है, क्या ये प्रोमिसरी नोट में आएगा? आई प्रोमिस टू पे बी 500 रुपीज़ एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम। भाई यहाँ पर आई प्रोमिस टू पे बी 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ देगा और जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो भी पे करेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सर्टेन अमाउंट होना बेहद ज़रूरी है। आपका यहाँ सर्टेन अमाउंट नहीं है, 500 रुपये और जो भी कुछ बचता है, सर्टेन अमाउंट होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, जो कि यहाँ इसमें मेंशन नहीं है। इसलिए ये सेकंड एग्जाम्पल प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। हम बात करते हैं अब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की, जिसे परिभाषित करा गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में डिफाइन करा गया है। जिसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बकायदा एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक सेलर है और उसने कुछ गुड्स बायर को उधार पे दिए हैं, ऑन क्रेडिट दिए हैं। अब इन्हें बायर पे भरोसा नहीं है कि ये पैसे देने वाले हैं। यहाँ पर ये एक बिल ड्रॉ कर देते हैं। सामान कितने का है? सपोज करिए सामान है 30,000 रुपये का जो इन्होंने। अब यहाँ पर एक बात समझना, जो यहाँ पर ये सेलर है इसको खुद भी एक पार्टी है सी, उसको 30,000 रुपये पेमेंट करने हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, जिसमें इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने वाला व्यक्ति सेलर ड्रॉअर कहलाएगा। जिसको यहाँ पर ऑर्डर करा जाएगा कि आपको इतना पेमेंट करना है, वो ड्रॉई यानी बायर है, और जिसके फेवर में करना है वो यहाँ पर पेई कहलाएगा। इसका मतलब ये कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कुल कितनी पार्टीज पाई जाती हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में कुल 3 पार्टीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ड्रॉअर जिसके द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, ड्रॉई जिसको ऑर्डर करा जाता है, और पेई जिसको फेवर में इसे बनाया जाता है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों में ही स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफकोर्सली राइटिंग में होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा से ही अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जबकि प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे मेकर के साइन होते हैं। और एक बात याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार कर लेने पर ड्रॉई एक्सेप्टर बन जाता है, और जनरल स्पीकिंग ड्रॉअर को ही हम पेई भी कह सकते हैं।
सर्टेन अमाउंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जनरल स्पीकिंग सर्टेन पर्सन इसमें पाए जाते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये हमेशा से ही पेएबल होता है। कैसे? जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज जनरल स्पीकिंग बाय ऑर्डर पेएबल होता है। लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जो लाइबिलिटी बनती है वो लाइबिलिटी सबसे पहले इसमें ड्रॉई की बनती है, और अगर उसके बाद में वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर सेकंड और कंडीशनल लाइबिलिटी डोर की बनती है। ऑफकोर्सली याद रखिएगा, जो पेई होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो उसे आगे किसी और को भी निगोशिएट कर सकता है। हम अगर बात करें इसमें चेक की, तो चेक को डिफाइन करा गया है इस एक्ट के सेक्शन 6 में। चेक को डिफाइन करा गया है। भाई एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक हमेशा से ही ऑन डिमांड, चेक हमेशा से ही ऑन डिमांड पेएबल होता है, और चेक बाय बियरर या बाय ऑर्डर किसी भी फॉर्मेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चेक में चेक को बनाने वाला व्यक्ति डोर कहलाता है, और यह हमेशा से ही एक स्पेसिफाई बैंकर पे ही ड्रॉ किया जाता है, जिसके फेवर में इसे बनाया जाना है, जिसको पेमेंट मिलना है, उसे हम पेई कहते हैं। इसका मतलब चेक में 3 पार्टीज पाई जाती हैं, डोर जो चेक बनाता है, बैंकर जिस पर इसे ड्रॉ किया जाना है, और पेई जिसके पेमेंट मिलनी है, जिसको उसे हम पेई कहते हैं। तो चेक में 3 पार्टीज पाई जाती हैं, और चेक हमेशा से ही ऑन डिमांड ही पेएबल होता है। चेक में और भी पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। अगर हम बात करें चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकट चेक की, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसे कहाँ डिफाइन करा गया है, पहले ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहाँ डिफाइन है, तो सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1 के सब क्लॉज ए में डिफाइन करा गया है। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बहुत सिंपल है, ऐसा चेक जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है विथ डिजिटल सिग्नेचर, हम उसे चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कह सकते हैं। जनरल स्पीकिंग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकट चेक, ऐसा चेक जिसका जो फिजिकल फॉर्मेट है वो ट्रंकेट हो गया है, क्लियर कर दिया गया है, उसको मिरर इमेज में चेंज कर लिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेट चेक कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1 सब क्लॉज बी में इसको डिफाइन करा गया है। ऑर्डर चेक किसे कहते हैं, ऐसा चेक जिस पर नाम मेंशन होता है वो ऑर्डर चेक होता है। बियरर चेक क्या है, जिसका लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होता है, जिस पर किसी का नाम नहीं है, उसे बियरर चेक कहते हैं। क्रॉस चेक जो कि जनरल और स्पेसिफिक होता है, और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विशेषता यह होती है क्रॉस चेक की कि पैसा सीधे अकाउंट में आता है, कैश काउंटर पे नहीं मिलता, क्रॉस चेक में पैसा सीधे अकाउंट में पहुंचता है, उसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये कई सारे हो सकते हैं, चाहे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट हो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो, फॉरेनर इंस्ट्रूमेंट हो, टाइम डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, बियरर या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि भारत में ड्रॉ हुआ है, प्लस किसी ऐसे व्यक्ति पर ड्रॉ हुआ है जो कि भारत का निवासी है, या फिर भारत में पेएबल करने की बात की गई है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे कि वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। पर इसके विपरीत जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो फॉरेनर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। बियरर इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होता है, जिसमें किसी का नाम मेंशन नहीं होता है, यह चेक भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसी का नाम अवश्य मेंशन किया जाता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, ऑफकोर्सली डिमांड इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा से ही ऑन डिमांड पेएबल होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चेक ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा से ही डिमांड पर ही पेएबल होता है, जब आप प्रेजेंट करेंगे चेक को तभी आपको वहाँ पर उसका पेमेंट मिलता है। टाइम इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट कब पेएबल होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप टाइम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट तब पेएबल होता है जब वहाँ पर कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया होता है, जब वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो कि सर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करती है, तब वो वहाँ पर पेएबल होता है, उसे हम टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं,
ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इनकम्प्लीट होता है उसे हम इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल बनाया है, बहुत सिंपल तरीके समझ लीजिए। कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको ड्रॉ करा गया, उसे बनाया गया, उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगनी थी वो स्टाम्प ड्यूटी है, जिसने बनाया उसने अपने सिग्नेचर भी करे हैं। जो अमाउंट फिक्स करा जाना था वो अमाउंट फिक्स नहीं करा गया, अमाउंट की राशि खाली करी गई है, ब्लैंक है। अब हम कहेंगे इसे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इनकम्प्लीट होता है। प्रेजेंट एग्जाम्पल में वहाँ पर अमाउंट की राशि फिल नहीं करी गई है, इसलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। भाई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके लिए, जिस पर्सन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, उस पर्सन के द्वारा जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसको कोई सर्विस दी थी और उन लोगों में तय हुआ था कि उस सर्विस के चार्जेस 10,000 रुपये से ज़्यादा के नहीं होंगे। जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है वो इस बात को ऑथराइज कर रही है। जिस व्यक्ति को इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करा गया है, होल्डर को, अब वो व्यक्ति जो होल्डर है वो वहाँ पर 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट फिक्स नहीं कर सकता है। कल को अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को आगे ट्रांसफ़र करता है, निगोशिएट करता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी जो अमाउंट फिक्स है स्टाम्प ड्यूटी के तहत उतना ही अमाउंट वो फिल करेगा, वो उससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकता है। हमने यहाँ पर इसको इनकोहेट क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर अमाउंट की जगह थी, खाली थी, कंप्लीट नहीं था ये इंस्ट्रूमेंट, इसलिए हमने इसे यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर हमने इसे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहा है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ ही नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली में बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर वो प्रोमिसरी नोट है, उसे किस रूप में ट्रीट किया जाए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम, यस बिल्कुल सही पहचाना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जिसमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जिस रूप में ट्रीट किया गया है वो उसी रूप में माना जाएगा। अगर उसे बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ट्रीट किया जा रहा है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही माना जाएगा। अगर प्रोमिसरी नोट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है तो वो प्रोमिसरी नोट ही माना जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अमंग प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस आता है इसमें पार्टीज़ का, कि जो प्रोमिसरी नोट है उसमें दो पार्टीज़ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं? देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर डिफरेंस को रखने का मेरा मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि जब अभी हमने प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को समझा है, विथ एसेंशियल जाना है, तो अब आप डिफरेंस बहुत जल्दी यहाँ पर इनका क्रिएट कर सकते हैं और आपको बहुत आसानी होगी। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज़ होती हैं, मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। चेक में 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉअर, बैंकर और पेई। ये वाली बात क्लियर हो गई है आपको? कई बार ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके पेपर में आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, कि बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल कितनी पार्टीज़ होती हैं, चेक में कितनी पार्टीज़ हैं, प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज़ हैं। याद रखिएगा, प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, और चेक क्या है? ड्रॉ ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर ऑन डिमांड। लाइबिलिटी की बात करूं तो प्रोमिसरी नोट में मेकर की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज में बात करूं तो वहां पर ड्रॉई की लाइबिलिटी प्राइमरी होगी और ड्रॉअर की लाइबिलिटी सेकेंडरी होगी। वहीं पर अगर चेक की बात करूं तो ड्रॉअर कंडीशनल एंड सब्सिक्वेंट अपॉन नॉन पेमेंट बाय बैंकर। अगर हम बात करें ग्रेस पीरियड की, आपको पता होगा 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, पर याद रखिएगा ये ग्रेस पीरियड बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में ही मिलता है, चेक में नहीं मिलता है। अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की, हमने शुरू में ही बताया था आपको कि जब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो एक्सेप्टर बन जाता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ही एक्सेप्टेंस का स्पेशल महत्ता होती है जो कि प्रोमिसरी नोट और चेक में नहीं पाई जाती है। प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ये बाई ऑर्डर, जनरल स्पीकिंग बाई ऑर्डर पेएबल होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पर पेएबल होते हैं, पर चेक हमेशा से ही केवल और केवल ओनली टू ओनली ऑन डिमांड ही पेएबल होता है। अभी हमने आपको बताया था
क्रॉसिंग चाहे जनरल हो चाहे स्पेशल हो, वो चेक में रिक्वायर्ड होती है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक उसी तरह से अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो चुका है तो उसी मामले में नोटिंग और प्रोटेस्ट रिक्वायर होता है, जो कि चेक और प्रॉमिसरी नोट में रिक्वायर नहीं होता है। अब इसी के साथ में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल से हम क्रिएट करते हैं इसे। आपको कोई ड्रॉअर है, उसके द्वारा एक चेक बनाया गया, वो चेक बनाकर उसने होल्डर को या पेई को दिया। होल्डर पेई उसे लेकर बैंक गया, बैंक ने उसे बताया पेई को कि यह जो चेक आप लाए हैं यहाँ पर इसमें इस अकाउंट में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। उसने इस बात की जानकारी पेई को दी है। पेई को, होल्डर को जिस दिन इस बात की जानकारी मिली है तब से 30 दिन के भीतर इसने ड्रॉअर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि आप हमारा पेमेंट फुलफिल हमें कर दीजिए, क्योंकि आपका जो चेक है वो इनसफिशिएंट मनी रख रहा है आपके उसमें अकाउंट में, हमारा पैसा आप हमें पूरा पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर जो ड्रॉअर है उसे जब से इस बात की जानकारी मिलेगी तब से 15 दिन के भीतर वो पूरा पेमेंट जो है पेई को कर देगा। और एक बात आपको मैं ये नोट अपने पास से बता दे रही हूँ, आपको पता चल जाएगा आगे भी कि यहाँ पर इस संबंध में जो ये ड्रॉअर होता है, अगर ये 15 दिन के भीतर पेमेंट फुलफिल नहीं करता है पेई को, होल्डर को, तो ऐसे में इसके पास, इस होल्डर के पास ये राइट आ जाता है कि वो 15 दिन के एक्सपायर होने के बाद 16वें दिन से लेकर 1 महीने के भीतर इस ड्रॉअर पे मुकदमा दाखिल कर सकती है। और डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, डिसऑनर ऑफ चेक के होने पर पनिशमेंट कितना मिल सकता है इस ड्रॉअर को? इस ड्रॉअर को यहाँ इस कंडीशन में 2 साल तक की जेल या फिर जुर्माना लगाया जाएगा। कितना फाइन लगाया जाएगा इसके ऊपर यह भी नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जो अमाउंट लिखा गया था उस चेक में उसके दुगने अमाउंट का इसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों से यहाँ पर इसको पनिश किया जा सकता है। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लगे हमने वो आपको यहाँ कवर करवाए हैं, और आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।